गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि एक एटम है 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। उसके अंदर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स और न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई थी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स किस तरह से एटम के अंदर अरेंज होते हैं उसके बारे में अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा मॉडल्स दिए गए थे। कल हमने बात की थी थॉमसन्स मॉडल की। थॉमसन ने सिर्फ एक जनरल सी बात बताई थी कि जो एटम है एक पॉजिटिव सॉलिड स्फीयर होता है जिसके अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बिल्कुल इक्वल होता है। इस कारण से एक एटम हमेशा न्यूट्रल होता है। लेकिन जो थॉमसन्स मॉडल है वो बाकी जो अदर एक्सपेरिमेंट्स हुए थे एटम के स्ट्रक्चर के लिए वहाँ पर वो सेट नहीं बैठता था, तो इस कारण से थॉमसन का मॉडल है वो क्या हो गया था, फेल हो गया था। उसके बाद आया था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या किया था, अपना मॉडल दिया था। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल है, रदरफोर्ड ने क्या किया था कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। अब अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स जिस तरह से प्रोटॉन्स है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उसी तरह से अल्फा पार्टिकल्स भी क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन आप इसी चैप्टर के अंदर लास्ट में पढ़ोगे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके आइसोटोप्स नेचर में पाए जाते हैं। तो जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, इनसे रेडिएशंस निकलती रहती हैं। उन रेडिएशंस के अंदर एक तो होते हैं अल्फा पार्टिकल्स जो कि होते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, एक होते हैं बीटा पार्टिकल्स जो होते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स और एक होती है गामा रेडिएशंस, गामा पार्टिकल्स जो कि न्यूट्रल होते हैं। तो इसने क्या किया था कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है वो किया था। किसके ऊपर किया था, गोल्ड फॉइल के ऊपर किया था। गोल्ड फॉइल लेने का कारण क्या था, आप लोगों ने सेकंड चैप्टर पढ़ा है जिसके अंदर अपने मैनिपुलेटिव वर्ड पढ़ा था कि मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि अगर अपने मेटल है उसको अगर अपने हैमर से बीट करते हैं तो मेटल क्या हो जाता है, थिन शीट्स के अंदर चेंज हो जाती है। तो सबसे जो ज़्यादा मेलेबल मेटल होती है वो कौन सी होती है, गोल्ड होती है। तो इसलिए इसने क्या किया था कि गोल्ड मेटल को लिया था। तो गोल्ड मेटल है उसकी मेलेबिलिटी ज़्यादा होने के कारण से इसने गोल्ड फॉइल है उसको लिया था और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग करवाई थी। स्कैटरिंग का मतलब होता है स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में बॉम्बार्डिंग करवाई थी, यानी उसके ऊपर फेंकना, बिल्कुल किसी चीज़ की हेल्प से कोई भी मतलब फेंका जाता है या बड़ी क्लास में पढ़ोगे किस तरह से फेंका जाता है। तो उसके ऊपर क्या किया जाता है कि गोल्ड जो फॉइल होती है उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग करवाई जाती है। जब तक रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था, मैंने कल भी बताया था कि थॉमसन का मॉडल आया था और रदरफोर्ड का मॉडल आया था, तब तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। इन्होंने जो भी स्ट्रक्चर बताई थी उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं वही पाए जाते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे अपनी साइकिल है, अपनी साइकिल का व्हील लेते हैं, साइकिल का पहिया लेते हैं। साइकिल का पहिया पीछे कैसा होता है, आप उसकी ऊपर वाला उतार दो, रबड़ वाला पार्ट है, ट्यूब होती है और रबड़ वाला पार्ट है उसको उतार दो तो नीचे क्या होता है, एक स्टील का इस तरह से गोल सर्किल होता है, उसके अंदर बीच में इस तरह से पार्ट होता है। अगर साइकिल के पहिए को ध्यान से देखो उसके अंदर क्या होते हैं, इस तरह से स्पोक्स होती हैं, तारें लगी हुई होती हैं, ऐसी होती है। अगर मान लो अपने किसी तरह से जो ये साइकिल का पहिया है इसकी ये स्पोक्स हटा दें, ठीक है, स्पोक्स हटा दें, ये बीच वाला पार्ट रहना देना और इस तरह से ये क्या बन जाता है, इस तरह से पार्ट बन जाता है। अब अपने इसके ऊपर चाहे पत्थर के टुकड़े हैं या कांच की गोलियां, ग्लास प्लेट्स होती हैं, अपने क्या करते हैं इसके अंदर से फेंकना शुरू करते हैं। तो अपने क्या देखेंगे, इसके अंदर से अधिकतर क्या होंगी, जो अपने कांच की गोलियां या पत्थर के टुकड़े फेंकेंगे वो क्या होंगे, सीधे निकल जाएंगे। कुछ है बीच में से टकराएंगे तो वो क्या करेंगे, अपना पार्ट है वो चेंज कर लेंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल सीधा जाके टकराएंगे इसके सेंटर से और जैसे जाएंगे वैसे ही क्या जाएंगे, वापस आ जाएंगे। जैसे अगर अपने बॉल है, बॉल को दीवार पे अगर अपने करते हैं, फेंकते हैं तो बॉल क्या करती है, वापस से अपने हाथ के अंदर आ जाती है। तो कुछ पार्टिकल ऐसे भी होंगे जो इसके सेंटर से टकराएंगे और क्या आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। तो इसने भी क्या किया था, रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल ली थी और गोल्ड फॉइल लेकर उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग या अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग करवाई थी।
बोम्बार्डिंग का मतलब बॉम्ब फेंकने जैसी बात होती है, तो बॉम्ब फेंकने जैसी, तो इसने अल्फा पार्टिकल्स की क्या की थी, उसके ऊपर बोम्बार्डिंग की थी। तो इसने क्या देखा था कि अधिकतर अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास फेज टू द गोल्ड फॉइल, अधिकतर अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए थे, गोल्ड फॉइल से बिल्कुल सीधा पास हो गए थे। ये मैं जो आपको बता रही हूँ ये है रदरफोर्ड के मॉडल की ऑब्जर्वेशंस। इसके 3 ऑब्जर्वेशंस थी। जब रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग करनी शुरू की, तो इसने क्या देखा कि अधिकतर अल्फा पार्टिकल्स हैं सीधे निकल गए थे, कुछ अल्फा पार्टिकल्स हैं स्मॉल एंगल से, क्योंकि अगर ये सीधा जाता तो यूं जाता, तो ये एंगल बन गया, तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स हैं स्मॉल एंगल से और कुछ अल्फा पार्टिकल्स हैं ये सीधा जाता तो यूं जाता, लेकिन ये इस तरह से हो गया लार्ज एंगल से। स्मॉल कुछ अल्फा पार्टिकल है स्मॉल एंगल से और कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए लार्ज एंगल से रिफ्लेक्ट हो गए। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है अपना रास्ते से भटकना, तो इसलिए ये क्या हो गया कि रिफ्लेक्ट हो गए, इन्होंने अपना रास्ता चेंज कर दिया। और 12,000 के अंदर से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो जैसा गया था वैसा ही क्या हो गया था, वापस लौट आया था। तो इसने रदरफोर्ड ने जब गोल्ड फॉइल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया तो इसने 3 ऑब्जर्वेशन देखी। इसने पहला क्या देखा कि अधिकतर अल्फा पार्टिकल हैं गोल्ड फॉइल से बिल्कुल स्ट्रेट पास हो गए थे, कुछ अल्फा पार्टिकल्स स्मॉल एंगल से और कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए थे लार्ज एंगल से रिफ्लेक्ट हुए थे। और 12,000 के अंदर से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो जैसा गया था वैसा ही वापस लौट आया था। तब इसने इससे क्या कंक्लूजन निकाला था, पहले इसने 3 ऑब्जर्वेशन देखी, अब उसके बाद इसने क्या इसके कंक्लूजन्स निकाले थे। इसने क्या कहा था कि जब अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल से सीधे पास हो गए, इसका मतलब एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या होता है, एम्प्टी होता है, खाली होता है। मोस्ट ऑफ द स्पेस कैसा होता है, एम्प्टी होता है, खाली होता है। क्योंकि अगर यहाँ पर कोई चीज फिल होती तो उससे अल्फा पार्टिकल्स है वो टकरा जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अधिकतर अल्फा पार्टिकल्स कैसे हो गए, सीधे चले गए, इसका मतलब एटम का मोस्टली स्पेस क्या होता है, खाली होता है, एम्प्टी होता है। उसके बाद इसने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल है स्मॉल एंगल से और कुछ अल्फा पार्टिकल है लार्ज एंगल से रिफ्लेक्ट हुए। देखो अपने को पता है कि अल्फा पार्टिकल्स, मैंने आपको बताया कि अल्फा पार्टिकल्स कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो इसके सेंटर में जो चीज प्रेजेंट थी, यहाँ पे अपने सेंटर के अंदर दिखा रखा है, तब इसने मतलब बाद में इसकी जिसकी डिस्कवरी हुई थी तो उसको क्या नाम दिया था मैं आपको बताती हूँ। तो इससे टकराकर अल्फा पार्टिकल्स ने अपना पाथ क्या कर लिया था, चेंज कर लिया था। सेंटर के अंदर से टकराकर क्या कर लिया था, अपना पाथ चेंज कर लिया था। अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स से, अगर ये वाला सेंटर की पार्ट है अगर ये पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज होता तो अल्फा पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, इससे स्टिक हो जाते हैं। लेकिन अल्फा पार्टिकल्स क्या हुआ, इनसे टकराए, इनसे टकराकर क्या किया, उन्होंने अपना पाथ चेंज कर दिया। यानी इसके सेंटर के अंदर क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है। तो इसके सेंटर के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, जिसके कारण से पॉजिटिव क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, जिसके कारण से अल्फा पार्टिकल्स स्मॉल एंगल से या लार्ज एंगल से क्या हो गए, रिफ्लेक्ट हो गए। और 12,000 के अंदर से एक अल्फा पार्टिकल जैसा गया था वैसा ही क्या हुआ था, वापस लौटा था। इसका मतलब है कि जो सेंटर के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है, डेंस एंड हार्ड होता है। यानी वहां पर जगह खाली नहीं होती है, सॉफ्ट नहीं होती है, बल्कि कैसी होती है, डेंस एंड हार्ड होती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे मान लो अपने एक गेट है, गेट अपने ने बंद नहीं किया हुआ, अगर अपने उसके ऊपर कर्टन लगाते हैं, कर्टन लगा हुआ है, अगर आप बॉल फेंकोगे तो बॉल क्या होगी, उसी कर्टन के अंदर वहीं पर रह जाएगी, ठीक है, क्योंकि वहां पर कर्टन कैसा है, बिल्कुल सॉफ्ट है। लेकिन अगर अपने बॉल को, अगर अपने गेट बंद करके उसके ऊपर कर्टन लगा है, तो अगर अपने बॉल को फेंकते तो बॉल क्या हो जाएगी, वापस से आपकी साइड लौट कर आएगी। तो यहाँ पर जो पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट है सेंटर के अंदर कैसा होता है, डेंस और हार्ड होता है, जिससे टकराकर अल्फा पार्टिकल क्या हो जाते हैं, वापस लौट आते हैं। तो इस तरह से इसने 3 ऑब्जर्वेशन देखी कि अधिकतर अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए, इसका क्या कंक्लूजन निकाला, अधिकतर एटम का स्पेस कैसा था, खाली था। दूसरा इसने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स ने स्मॉल एंगल से और लार्ज एंगल से अपना पाथ चेंज कर लिया, इसका मतलब इसके सेंटर के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट था, तो पॉजिटिव चार्ज ने पॉजिटिव चार्ज को रिपेल किया, जिसके कारण से अल्फा पार्टिकल का पाथ चेंज हो गया। और थर्ड 12,000 के अंदर से एक अल्फा पार्टिकल वापस लौट आया, यानी इसके बीच में जो सेंटर पार्ट था वो कैसा था, डेंस और हार्ड था। तो इसलिए जो रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से किसके बारे में पता लगा था, न्यूक्लियस के बारे में पता लगा था। यानी जो इसका सेंटर वाला पार्ट प्रेजेंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं।
जाते हैं। तो इसने क्या बताया था कि जो एटम का सेंटर होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसा होता है? डेंस एंड हार्ड होता है। न्यूक्लियस कैसा होता है? डेंस एंड हार्ड होता है। दूसरा न्यूक्लियस कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज। उस वहां पर क्या प्रेजेंट होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्योंकि वहां पर क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट होता है। और तीसरा पैटर्न, इसका जो साइज है बहुत ज्यादा, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। साइज ऑफ न्यूक्लियस का क्या होता है? बहुत ज्यादा छोटा होता है। इसका आइडिया किससे लगा सकते हो? एक एटम से न्यूक्लियस का साइज है 10 की पावर 5 टाइम क्या होता है? लेस। एक एटम से न्यूक्लियस का साइज है 10 की पावर 5 टाइम क्या होता है? लेस होता है। इसका आइडिया आप किससे लगा सकते हैं कि अगर आप मान लो अपने एक फुटबॉल का मैदान है, आप लोग ग्राउंड देखते हो, फुटबॉल का ग्राउंड होता है, फुटबॉल का ग्राउंड है, उसके अगर आप सेंटर के अंदर बिल्कुल एक छोटी सी मक्खी को बिठा दिया जाए तो आपको दूर से नजर आएगी क्या? नहीं आएगी ना। तो वो अगर अपने उसके सेंटर के अंदर एक मक्खी को बिठा देते हैं तो वो क्या हो गया? उसका न्यूक्लियस हो गया। यानी न्यूक्लियस का साइज क्या होता है? बहुत बहुत ज्यादा क्या होता है? छोटा होता है। रदरफोर्ड ने जब अपना 1911 के अंदर एक्सपेरिमेंट दिया था तब तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, लेकिन जब 1931 के अंदर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई थी उसके बाद क्या किया गया था? इसके मॉडल के अंदर जो है थोड़ा सा चेंज करके उसके अंदर बता दिया गया था कि उसका मॉडल है, उसको चेंज करके उसके अंदर न्यूट्रॉन्स को भी क्या कर दिया गया था? ऐड कर दिया गया था। तो जो इसका इसने बताया था एटम का न्यूक्लियस है, एटम के न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, प्लस क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इसलिए इसको अपने मिला के क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स के नाम से जानते हैं। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को अपने क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स के नाम से जानते हैं। इस तरह से रदरफोर्ड ने क्या किया था? अपना मॉडल है वो दिया था। रदरफोर्ड ने अपने मॉडल के अंदर कुछ बातें बताई थी, जिसके अंदर रदरफोर्ड ने क्या बताया था? इसने बताया था कि एक जो एटम है वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ के अंदर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। जो सर्कुलर पाथ होते हैं इनको अपने क्या बोलते हैं? रेडियस ऑर्बिट, एनर्जी लेवल्स, या इसको अपने क्या बोलते हैं? शेल्स के नाम से जानते हैं। तो इसने क्या बताया था कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ के अंदर बहुत तेजी से क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स यानी जो न्यूक्लियस है इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर काम करता है। जैसे आप लोग जानते हो कि हमारा सन है, अपना जो सोलर सिस्टम है सन है, इसके चारों तरफ मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स चक्कर लगाते हैं अलग अलग पाथ के अंदर। तो जब इसके अंदर अलग अलग पाथ के अंदर चक्कर लगाते हैं तो वहां पर क्या काम करता है? सन की ग्रेविटेशनल पावर काम करती है, जिसके कारण से कोई भी प्लेनेट अपना पाथ छोड़ता नहीं है, वो अपने पाथ पे क्या करता रहता है? चक्कर लगाता रहता है। इसी तरह से न्यूक्लियस का भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? सर्कुलर पाथ में उसके चारों तरफ बड़ी तेजी से क्या करते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। मोस्ट ऑफ द स्पेस है एटम का एम्प्टी होता है, और एटम कैसा होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज यानी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों के नंबर हमेशा क्या होते हैं? सेम होते हैं। रदरफोर्ड ने लगभग सारी बातें क्या हुई थी? बिल्कुल सही बताई थी, लेकिन फिर भी रदरफोर्ड क्या हो गया था? फेल हो गया था। रदरफोर्ड के फेल होने का कारण यानी ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड के मॉडल का क्या ड्रॉबैक था? रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ के अंदर बड़ी तेजी से क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ फिजिक्स क्या बोलती है कि अगर कोई भी बॉडी है सर्कुलर पाथ के अंदर चक्कर लगाती है तो उसका मोशन होता है एक्सीलरेटेड। मैंने आपको पहले ही बताया था एक्सीलरेटेड मोशन, अगर आपको याद हो मैंने आपको मोशन चैप्टर के अंदर बताया था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई भी बॉडी है सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाती है तो उसके मोशन को अपने बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अगर जब कोई बॉडी है अगर सर्कुलर पाथ में चक्कर
क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के नाम से जानते हैं। जब भी बॉडी सर्कुलर पाथ के अंदर कांस्टेंट स्पीड से चक्कर लगाती है, उसकी स्पीड तो जरूर कांस्टेंट होती है, लेकिन हमें पता है कि बार बार उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। मैथ्स के अंदर आपके आती है कि अगर मान लो अपने सर्किल है, अगर सर्किल के ऊपर अगर अपने को कोई चीज़ का पाथ बताना है उसका, तो अपने क्या करते हैं, उसके ऊपर एक टेंजेंट लाइन बना देते हैं। इस तरह से 90 डिग्री के एंगल पे एक टेंजेंट लाइन बना देते हैं। तो हर जगह पर जो पार्टिकल होता है उसका पाथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, बार बार चेंज हो रही है। इस कारण से कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे चक्कर लगाती है तो उसका मोशन कैसा होता है, एक्सीलरेटेड मोशन होता है, क्योंकि बार बार उसकी स्पीड चाहे कांस्टेंट होती है, लेकिन बार बार उसकी क्या होती है कि हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होती है। जब डायरेक्शन चेंज होती है तो उसका मोशन हमेशा कैसा होता है, एक्सीलरेटेड मोशन होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ फिजिक्स क्या कहती है कि अगर कोई भी बॉडी है सर्कुलर पाथ पे चक्कर लगाती है तो धीरे धीरे क्या होता है कि उसकी एनर्जी है वो खत्म हो जानी चाहिए, रेडिएट वो एनर्जी को क्या करता है, रेडिएट करता है, और धीरे धीरे कहाँ पर गिर जाना चाहिए, इलेक्ट्रॉन भी ऐसा ही करता है, तो इलेक्ट्रॉन को कहाँ पर गिर जाना चाहिए, हमेशा न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है वो इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाता है, बार बार चाहे वो कांस्टेंट स्पीड से लगा रहा है, लेकिन हर पॉइंट पर क्या हो रही है, उसकी डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। जब उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उसका मोशन कैसा है, एक्सीलरेटेड है। और अगर कोई भी बॉडी एक्सीलरेटेड मोशन करेगी तो नेचुरल सी बात है कि उसकी जो है एनर्जी है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। तो जब इलेक्ट्रॉन्स हैं सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहे थे तो उनकी एनर्जी भी धीरे धीरे रेडिएट हो जानी चाहिए, खत्म हो जानी चाहिए, और वो इस तरह से स्पाइरल पाथ में होते होते कहाँ पर गिर जानी चाहिए, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तब क्या होगा, एटम स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन के साथ कोई भी एटम है वो स्टेबल नहीं रह पाएगा। तो इस कारण से एक एटम हमेशा कैसा होता है, स्टेबल होता है, यानी उसके अंदर ना तो अपने जब हमने डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पढ़ाई थी तो आपको क्या बताया था कि एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। एटम को ना तो अपने क्रिएट कर सकते हैं, ना ही अपने क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये जो रदरफोर्ड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि रदरफोर्ड है एटम की स्टेबिलिटी को नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, इस कारण से ये क्या हो गया था, फेल हो गया था। तो आपको इसमें लाइन सब इतनी सी लिखनी है ड्रॉबैक के अंदर कि रदरफोर्ड है कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। और अगर इसका रीजन पूछा जाता है तब आप लिखोगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ फिजिक्स क्या होती है कि कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाती है तो उसका मोशन एक्सीलरेटेड होता है, और एक्सीलरेटेड मोशन होते ही वो बॉडी क्या करती है, एनर्जी को रेडिएट करती है, और उसको एनर्जी रेडिएट होते ही उसको कहाँ पर, इलेक्ट्रॉन को कहाँ पर गिर जाना चाहिए था, एटम के न्यूक्लियस के अंदर चले जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता, एक एटम हमेशा क्या होता है, स्टेबल होता है, उसको ना अपने क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते। इस कारण से रदरफोर्ड एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया था, इसलिए रदरफोर्ड क्या हो गया था, फेल हो गया था। अब रदरफोर्ड के मॉडल को इम्प्रूव करने के लिए नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आया था वो था नील्स बोहर। इसके बारे में हमने कल पढ़ेंगे। ये मान लो कि रदरफोर्ड ने खीर तैयार कर दी थी बिल्कुल सारी की सारी, और उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या डालना था, ड्राई फ्रूट डाल के उसको सर्व करना था। वो काम किसने किया था, नील्स बोहर ने किया था। यानी जो इसका ड्रॉबैक था, जो इसको समझ नहीं आया था कि इसका क्या रीजन हो सकता है, उसको नील्स बोहर ने क्या किया था, इम्प्रूव कर दिया था। तो इसके बारे में हमने क्या करेंगे, कल वाली वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।